नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारी आज की एक्सपर्ट के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर उर्मिला महिला MS प्रसूति एवं स्त्री रोग SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर की प्रोफेसर और महिला चिकित्सालय से संबंध एक अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ है। आप पिछले 18 वर्षों से इस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं दे रही है। आपको लैप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी तथा बांझपन के उपचार में विशेष दक्षता प्राप्त है। आपने अपने चिकित्सा करियर में लगभग 30 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं जो आपके ज्ञान, अनुभव और अनुसंधान के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मैम हमारे शो में। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, मेरी उम्र 22 वर्ष है और मुझे हर महीने पीरियड्स के समय बहुत दर्द और कमजोरी होती है। क्या यह सामान्य है या किसी समस्या का संकेत है? नेहा वर्मा का यह प्रश्न आया है। धन्यवाद। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपने आंसर्स के माध्यम से लोगों की मदद कर सकूं। अब आपका सवाल है कि क्या मेरे पीरियड्स के टाइम पे जो भी पेन और मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं वो सामान्य है। ये पीरियड्स के टाइम पे पेन और प्रॉब्लम्स होने को हम जनरली मेडिकल लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ये डिस्मेनोरिया दो टाइप का होता है, एक इसको प्राइमरी बोलते हैं, एक सेकेंडरी बोलते हैं। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है वो जनरली हार्मोन लाइक कोई सब्सटेंस होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से होता है जी। ये इसको अपन जनरली नॉर्मल मान सकते हैं, बट जो सेकेंडरी टाइप का होता है वो कोई प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। सेकेंडरी टाइप का जो होता है ये एक एंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम होती है, फाइब्रॉइड होता है, उन कंडीशन में भी हो सकता है जी। आजकल चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, इसकी समस्या भी काफी ज्यादा आज के टाइम में ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। फाइब्रॉइड की समस्या, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ है। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरे पीरियड्स डेट कभी सही नहीं रहती, कभी जल्दी कभी देर से आते हैं। क्या मुझे किसी इलाज की जरूरत है? साक्षी गुप्ता ने प्रश्न पूछा है। हाँ, डेफिनेटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर आपका कंप्लीट हिस्ट्री लेगा आपसे, आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन करता है। एग्जामिनेशन के बाद में डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपके कौन से इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं। वो इन्वेस्टिगेशंस के बेस पे फर्दर आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ये बेसिकली जनरली आजकल जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, PCOD या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। ये आजकल एडोलेसेंट गर्ल्स में, इवन 30-40 की एज में भी काफ़ी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इसके कुछ कॉमन कारण होते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट। बिल्कुल। वैसे मैम पीरियड्स के टाइम पे किस तरीके की डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए, खासकर उन महिलाओं को जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है? वैसे डाइट को अपन ले तो अपने न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। थोड़ा जंक फूड वगैरह पीरियड्स क्या ओवरऑल ही अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड कम करें। न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हो वो डाइट अपने को इंक्लूड करनी चाहिए। इसमें जैसे इंक्लूड होते हैं अपने फ्रेश फ्रूट्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जी। हेल्दी प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे। कुछ तो ब्लड लॉस होता है, उससे फ्लूइड लॉस होता है बॉडी का, वो महिला को थोड़ा सा इरिटेबल बनाता है, तो आपको फ्लूइड बैलेंस रखना चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेना चाहिए। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर ने बताया पीरियड्स के टाइम पे महिलाओं को एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, प्रोटीन डाइट और फ्लूइड्स का सेवन जरूर करना चाहिए। अगला सवाल ऋतु सिंह ने पूछा है, क्या लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर काम करने से हार्मोन पर असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। इसका एक तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है जो डायरेक्टली कुछ हार्मोन्स को ये अफेक्ट करता है, जैसे अपने एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को, एड्रिनल, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस है उसको भी डिस्टर्ब करता है। बट ये स्टडीज जनरली एनिमल्स में हुई हैं, ह्यूमन में क्लियर नहीं है स्टडीज पे। बट कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं, जैसे आप मोबाइल का यूज करते हो उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। स्ट्रेस की वजह से एक हार्मोन होता है बॉडी में मेलाटोनिन, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी डेफिशिएंसी होने से अपना स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होता है, और स्लीप वेक साइकिल अल्टीमेटली होल बॉडी की फिजिक्स को ही डिस्टर्ब करता है और हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है। उसकी वजह से आपको ओबेसिटी हो सकती है, और आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो वो
ओबेसिटी को बढ़ाएगी और ओबेसिटी फर्दर पीसीओडी को और हार्मोनल इम्बैलेंस और इरेगुलर पीरियड्स की समस्या करती है। जी, जैसा आपने बताया हार्मोन इम्बैलेंस से महिलाओं में कई तरीके की प्रॉब्लम्स बढ़ती है, ओबेसिटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। वैसे ही हम देखते हैं आजकल महिलाओं में हेयर ग्रोथ जो है, खासकर फेशियल हेयर ग्रोथ, कई लड़कियां भी इस समस्या से बहुत परेशान होती है। तो क्या इसका समाधान सिर्फ लेजर ट्रीटमेंट ही होता है या कुछ नेचुरल प्रोसेस भी होता है? नेचुरल प्रोसेस, जो हेयर ग्रोथ ऑलरेडी आपकी हो गई है फेस पे जी, उसके लिए तो लेजर ही ओनली ऑप्शन है। अदरवाइज आप जो भी कॉस्मेटिक कुछ यूज करना चाहते हो, वैक्सीन वगैरह, बाकी परमानेंट इसका सोल्यूशन लेजर भी इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। इससे भी ग्रोथ वापस होती है, रिपीट होती है, तो इसके भी आपको ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग ही सेशन लेने पड़ते हैं। तो इसको आपको प्रिवेंट करने का तो सबसे, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज है जो आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल और डाइट, जिस तरह की डाइट अपनी इंक्लूडेड है, डाइट में एडल्ट्रेशन भी काफी होता है अपने यहाँ पे, तो इन सब चीजों को लेते हुए ये लाइफस्टाइल इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीसीओडी। तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके आप इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हो, बट ट्रीटमेंट अगर अपन कंसर्न करते हैं तो लेजर इज द जी। यानी अगर आप लाइफस्टाइल को बैलेंस करेंगे तो आपका जो हार्मोन का संतुलन है वो भी शरीर में बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो हेयर ग्रोथ और ये सब चीजें एक नेचुरल तरीके से खत्म हो सकती हैं। इसके साथ में आप जैसे नेचुरोपैथी, योगा है, एक्सरसाइज है, ये भी अपने हार्मोन्स को बैलेंस करता है। ये दो तरह से बैलेंस करती है। एक तो इनसे कुछ मेडिएटर्स रिलीज होते हैं, वो भी अपनी बॉडी में बैलेंस कराते हैं। दूसरा, आप अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो मेंटली भी आप स्ट्रांग रहते हो, तो जो ब्रेन से हार्मोन्स निकलते हैं वो भी बैलेंस्ड अमाउंट में निकलते हैं। दूसरा, आपकी ओबेसिटी को भी प्रिवेंट करता है। बिल्कुल। अगला सवाल है, मुझे पीरियड्स के दौरान बहुत मूड स्विंग्स और सिर दर्द होता है, क्या इसके लिए कोई घरेलू उपाय है? तन्वी जोशी का यह प्रश्न आया है। हाँ, मैं ये वैसे ऑलरेडी इन आंसर्स में बता चुकी हूँ कि घरेलू उपाय इसके अपन कुछ कर सकते हैं, कुछ हद तक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप एक्सरसाइज करिए, योगा, ये नेचुरल मेथड्स होते हैं। और अपनी डाइट को मॉडिफाई कीजिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लीजिए। जैसे मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन की वजह से जनरली मूड स्विंग्स और ये सब चीजें कॉमन कॉज होता है, तो आप बॉडी को हाइड्रेट रखिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। और कुछ होता है कि आप जैसे हॉट फर्मेंटेशन से, कि आप लोअर एब्डोमेन में हॉट वाटर बैग को अप्लाई करके उससे भी पेन रिलीव किया जा सकता है। वो क्या करता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल रिड्यूस कर देता है और वेसल्स को थोड़ा डायलेट करता है। जो हॉट फर्मेंटेशन होता है उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से कुछ हद तक पेन कम करा जा सकता है। जी, आजकल मूड स्विंग्स वैसे भी देखा जाए तो खासकर जो यंग यूथ है, जो टीनेज गर्ल्स है, उनमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो क्या इसका भी कारण यही है जैसा आपने बताया, डिहाइड्रेशन और लाइफस्टाइल? नहीं, इसको एज यूजुअल की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल, ये भी एक कारण है। इसके अलावा साथ में जो कॉम्पिटिटिव टाइम आ रहा है कि बच्चे अगर कोचिंग वगैरह में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो वहाँ कंपटीशन है, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो वहाँ का भी प्रेशर होता है बच्चों पे कंपेयर करना। तो ये भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण होता है। और ये सब चीजों की वजह से फैमिली से थोड़ा सा बच्चे डिवेटेड रहती हैं। जी बिल्कुल। अगला सवाल रीता मेहरा की तरफ से आ रहा है, क्या फाइब्रॉइड्स के कारण वजन बढ़ना और पेट में सूजन भी हो सकती है? फाइब्रॉइड्स की वजह से इट्स सच वेट गेन नहीं होता। जी। जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में अपन कंसर्न करें तो ओनली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वेट गेन को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी फाइब्रॉइड्स की वजह से जनरली अपने को पीरियड्स हैवी आना, फ्रिक्वेंट पीरियड्स आना, पेन एब्डोमेन रहना, अगर एंटीरियर साइड में होता है तो वो यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट कर सकता है, तो आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पोस्टीरियरली है तो वो बावल को इंटरफेयर करता है, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन या मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। बट वेट गेन एज सच फाइब्रॉइड्स की वजह से नहीं। जी बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 32 साल है और मुझे पता चला है कि मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, क्या ये मेरे गर्भ धारण को प्रभावित करेगा? रीना वर्मा का ये प्रश्न आया है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके फाइब्रॉइड की लोकेशन क्या है। जी। यूट्रस में फाइब्रॉइड को हम कैटेगराइज करते हैं कुछ कैटेगरीज में। एक होता है, पहले उसको क्लासिफाई करते हैं कि वो यूट्रस की जो कैविटी है, गुफा बोलते हैं अपन, हम उसको एंडोमेट्रियल कैविटी बोलते हैं। अगर उसको वो डिस्टर्ब कर रहा है तो वो फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकता है। अगर वो बिल्कुल सबसिरोजल बाहर की तरफ है तो वो जनरली फर्टिलिटी को प्रभावित नहीं करता।
या अपना फाइब्रोइड फैलोपियन ट्यूब को डिस्टर्ब कर रहा है, उस कंडीशन में कर सकता है। तो इसको एग्जैक्टली फाइब्रोइड से अपन आंसर नहीं कर सकते, उसकी डिटेल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, सोनोग्राफी फाइंडिंग्स एंड इन्वेस्टिगेशन से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि वो इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल, यानी हर तरीके का फाइब्रॉइड जरूरी नहीं है कि वो कंसीव करने में किसी महिला को कई बार हम डिलीवरी कराते हैं, सिजेरियन करते हैं, अराउंड 14-15 सेंटीमीटर्स के फाइब्रॉइड मैंने विद डिलीवरी निकाले हैं सिजेरियन डिलीवरी के साथ, तो वो कंसीव भी करी है, अप टू टर्म वो गई भी है, उसके बाद उसकी डिलीवरी भी हुई है, और विद लाइव बेबी एंड अराउंड 15-20 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड के साथ डिलीवर हुई। जी बिल्कुल। अगला सवाल प्रीति गुप्ता ने पूछा है, मेरी उम्र 35 साल है और क्या फाइब्रॉइड्स को दवा से खत्म किया जा सकता है या सर्जरी ही जरूरी है? ये भी डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड कहाँ पे है और उसकी साइज क्या है। बेसिकली फाइब्रॉइड कुछ मेडिसिन कहते हैं कि ये कुछ करती हैं कुछ हद तक कम, बट एग्जैक्टली फाइब्रॉइड को खत्म करना मेडिसिन से मुश्किल है। उसके लिए अगर वो फाइब्रॉइड कोई प्रॉब्लम कर रहा है पेशेंट को, मतलब उसको कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स हैवी आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट पीरियड्स आ रहे हैं, या उसकी फर्टिलिटी को प्रभावित कर रहा है, तो सर्जरी अपने को करनी होती है। अदरवाइज एसिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड के लिए कुछ भी नहीं करना होता, इवन ना मेडिकल ट्रीटमेंट और ना सर्जिकल ट्रीटमेंट। जैसे अभी हम हैवी पीरियड्स की बात कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता है, महिलाओं में अक्सर ये शिकायत देखी गई है कि जो ब्लीडिंग साइकिल है, बहुत बार महिलाएं बोलती है पहले 2 दिन तो बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती, अचानक तीसरे चौथे दिन बहुत ज़्यादा ब्लीड होने लग जाता है, या फिर कभी पीरियड्स में ब्लीडिंग होती ही नहीं है, या फिर एक ही महीने में 2 बार साइकिल रिपीट हो जाती है, तो ये क्या किसी गंभीर बीमारी का इंडिकेशन है? हाँ, ये इंडिकेशन हो सकता है। इसके लिए भी अपने को पेशेंट का कंप्लीट हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि किस तरह की उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, साथ में उसका एग्जामिनेशन करना पड़ता है। इससे जैसे पेशेंट एंटर करते ही हमें अगर उसका वेट गेन, फेशियल हेयर, ये सब चीजें दिख रही हैं, तो ऑलमोस्ट आइडिया लग जाता है कि इस पेशेंट में हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। फिर उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने होते हैं, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेडिकल कुछ कंडीशन होती है, जैसे थायराइड भी मोस्ट कॉमन कारण होता है इसका। एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, वो भी बहुत कॉमन कारण होता है कि पीरियड्स उसमें लेट हो रहे हैं, फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, या फिर कोई यूट्राइन प्रॉब्लम हो सकती है। यूट्राइन प्रॉब्लम में फाइब्रॉइड भी हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट भी हो सकती है। बिल्कुल। अगला सवाल है, क्या हर महिला को साल में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए, भले ही कोई दिक्कत ना हो? अंजलि मिश्रा का ये प्रश्न आया है। बेसिकली ये भी डिपेंड करता है एज पे। अपन यंग गर्ल्स में ऐसा एडवाइस नहीं करते हैं जब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बट आफ्टर एज ऑफ 30 हर वुमेन को अपना एग्जामिनेशन एक बार साल में एक बार या 2 बार, जो भी उसको कंफर्टेबल लगे, करवा लेना चाहिए, जिसमें हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शामिल करते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन शामिल करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है पेप स्मीयर, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। बिल्कुल। जो आजकल इसके लिए वैक्सीन भी गर्ल्स में चल रहा है, HPV वैक्सीन, वो भी सब गर्ल्स को बिफोर एज ऑफ 14 अपने को 2 डोजेस लगवानी होती हैं, आफ्टर एज ऑफ 14 3 डोजेस लगवानी है। ओके, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है HPV वायरस को लेकर। कहीं महिला इस बारे में जानती भी नहीं होगी, तो हम आपको बता दें कि जो HPV वायरस होता है, अगर वो आपके शरीर में बढ़ता है तो वो सर्वाइकल कैंसर का भी रूप ले सकता है, कारण बनता है वो। इसीलिए इसकी वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला सवाल है, प्रेगनेंसी के बाद मासिक धर्म में बदलाव क्यों होता है? काव्या सैनी का सवाल आया है। प्रेगनेंसी में जनरली मासिक धर्म में जो बदलाव होता है वो जनरली डिलेड पीरियड्स होते हैं, मतलब लेट पीरियड्स आते हैं। कई बार वुमेन्स को 1 ईयर तक पीरियड्स नहीं आते हैं, कई बार 2 ईयर्स तक, जब तक बच्चा फीड लेता है तब तक पीरियड नहीं आते। इसको हम लैक्टेशनल एमेनोरिया भी बोल देते हैं। ये बेसिकली एक हार्मोन, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, प्रोलैक्टिन, उस हार्मोन की वजह से होता है। वो हार्मोन जो ओवरी की फंक्शनिंग होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसकी वजह से पीरियड्स नहीं आते। और ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन लैक्टेशन के लिए जरूरी होता है, और आप 1 और 2 ईयर तक लैक्टेशन स्टॉप नहीं कर सकते, तो पीरियड्स के लिए अपने को इस चीज के लिए वरी नहीं होना चाहिए कि पीरियड्स नहीं आए मुझे। जी बिल्कुल। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, इसके अंदर इस ड्यूरेशन में प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, तो आपके उसके लिए प्रिकॉशन रखनी है। बिल्कुल मैम, जैसा हम देखते हैं कि एक टाइम था कि गर्ल्स में आफ्टर अ सर्टन एज पीरियड्स आते थे, 17 ईयर्स 16 ईयर्स,
बट आजकल 4th क्लास 5th क्लास बच्चों को बहुत ज़्यादा अर्ली पीरियड्स आ जाते हैं, तो क्या ये उनकी हेल्थ को आगे जाके प्रभावित करता है किसी तरीके से? अगर बहुत ही जल्दी आता है तो बच्ची का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। उसकी ग्रोथ से पहले अगर पीरियड आ गए तो कई बार हाइट शॉर्ट रहना, ओबेसिटी बढ़ना, ये सब चीजें हो जाती हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। जी, तो पेरेंट्स ग्रोथ को कर सकता है। बिल्कुल, पेरेंट्स को किन बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे जो गर्ल चाइल्ड है उसको एक सही समय पर ही पीरियड्स आए और उसको उसी समय जानकारी मिले? बेसिकली जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उनको एग्जैक्टली तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाते, बट कुछ चीजें जिनका अपन ध्यान रख सकते हैं। जैसे फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में जो फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, इनएक्टिविटी की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स। और एक डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड डाइट, दीज आर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यानी जैसा मैम ने बताया कि बचपन से ही बच्चों को कुछ ना कुछ शारीरिक गतिविधियां करवानी ही चाहिए। बिल्कुल करवानी चाहिए। जी, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 32 साल है और मुझे गर्भधारण में कठिनाई हो रही है, क्या मुझे कोई जांच करानी चाहिए और कौन कौन सी करवानी चाहिए? प्रिया सोनी का ये सवाल आया है। वैसे तो अगर गर्भधारण में प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बट फिर भी कुछ टेस्ट होते हैं जो आप करवाने चाहिए अपने को। एक तो गर्भधारण में प्रॉब्लम होने के 2 कारण होते हैं मेनली। या तो आपका एग नहीं बन रहा है, वो रिलीज नहीं हो रहा है, दूसरा आपकी फैलोपियन ट्यूब में कोई खराबी है। तो ये सारे टेस्ट डॉक्टर पर्सनली पेशेंट को देख के डिसाइड करता है। तो बेसिक जो अपन टेस्ट करवाते हैं वो कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं, ब्लड शुगर करवाते हैं, थायराइड प्रोफाइल कराते हैं कि थायराइड भी बहुत कॉमन कारण होता है प्रेगनेंसी ना होने का, और प्रोलैक्टिन का लेवल कराते हैं जी, और सोनोग्राफी करवाते हैं, हस्बैंड सीमन एनालिसिस, क्योंकि फीमेल और मेल दोनों 50-50% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनफर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशन में हमेशा सीमन एनालिसिस इंक्लूड होना चाहिए। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न नेहा की तरफ से आ रहा है, क्या गर्भ निरोधक गोलियां लंबे समय तक लेना सुरक्षित है? ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अगर पेशेंट कोई हाई रिस्क नहीं है तो आजकल कुछ गर्भ निरोधक जो लोअर डोज की हार्मोनल लेवल की जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आती हैं वो लंबे टाइम तक सुरक्षित हो सकती हैं, बट ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस में उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे पेशेंट को कोई ओबेसिटी हो, कार्डियोवास्कुलर कोई प्रॉब्लम हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, इन पेशेंट्स में अपने को उसको अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिसाइड करना पड़ता है। आजकल हम देखते हैं कि जो शादी की एज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई है, लेट मैरिजेस होती है, बेबी प्लानिंग लेट होती है, तो क्या इससे भी फीमेल हेल्थ के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है? क्योंकि एक तो आजकल अर्ली मेनोपॉज की समस्या हो गई है, बहुत जल्दी कॉमन होती है, बिल्कुल मेनोपॉज बंद होने लग जाता है, तो इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे कारण अल्टीमेटली वही कारण आ जाता है जो लाइफस्टाइल एंड डाइट। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में एक हार्मोन है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हार्मोन का लेवल अपने को बताता है कि उसमें एग, नंबर ऑफ एग कितने हैं, क्योंकि हर फीमेल में एट द टाइम ऑफ बर्थ जितने एग होते हैं होल लाइफ में वही एग यूज होते हैं। एग नए ऐड नहीं होते, उन्हीं में से एग मैच्योर होते जाते हैं हर साइकिल में और वो क्वांटिटी कम होती जाती है। तो एक एज पे जैसे अराउंड पहले ही होता था 50 के आसपास अपन मेनोपॉज मानते हैं, उस टाइम आपके बॉडी जो ओवरी के एग हैं वो फिनिश हो गए सारे, तो उसके बाद मेनोपॉज आ जाता है। बट आजकल हम जनरली देखते हैं कि 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में AMH काफी लो हो जाता है, ओवेरियन रिजर्व काफी कम हो जाता है जी। और मैम हम ये भी जानना चाहेंगे, कई बार लोगों की शिकायत आती है कि जो पीरियड्स के सिम्टम्स होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे पहले ऐसा होता था कि एक पर्टिकुलर सिम्टम है, अगर वो सिम्टम फील होता था तो पता चल जाता था कि पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन अब कई महिलाएं शिकायत करती है कि हर महीने कोई ना कोई नया सिम्टम डेवलप हो जाता है, कभी फीवरिश फील होता है, बॉडी एक होने लग जाता है, कभी वॉमिटिंग, नौशिया की शिकायत होती है। तो क्या ये एक सामान्य सी बात है या फिर ये कुछ संकेत है नहीं बॉडी में चेंजेस? वैसे तो मोस्ट कॉमनली तो ये सामान्य बात ही होती है, क्योंकि ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन जो एक हार्मोन लाइक सब्सटेंस है उसके ओवर प्रोडक्शन की वजह से होते हैं, वो एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। ओके, और अगर बार बार आपके सिम्टम्स बदल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गए हैं, तो क्या चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल लेना चाहिए जी। अब मैम मैं आपसे लास्ट में एक सर्वाइकल कैंसर की बात करना चाहूँगी। जैसे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की समस्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इंडिया में भी जो रिपोर्ट्स आती है WHO की, उसमें ये बात सामने आती है कि कई महिलाएं हैं कम उम्र में उनको सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। तो आखिरकार छोटी छोटी कौन सी बातें हैं लाइफस्टाइल और डाइट के अलावा जिसको अगर ध्यान में रखें तो सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है?
वैसे सर्वाइकल कैंसर का डाइट और लाइफस्टाइल से कोई खास रिलेशन नहीं है, बट ये अनहाइजीनिक कंडीशन एक लाइफस्टाइल में अगर माने तो अनहाइजीनिक जो कंडीशन होती है वो इसके लिए थोड़ा सा कुछ रिस्पॉन्सिबल होती है। बाकी इसमें पेशेंट को खुद को ध्यान रखना होता है। अगर उसको कुछ भी वाइट डिस्चार्ज, एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, उसमें फाउल स्मेलिंग है, एबनॉर्मल मतलब बदबू जैसा कुछ पानी आ रहा है, या मतलब कांटेक्ट के टाइम उसको कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होते हैं, ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, इनका ध्यान रखना होता है। और वैसे तो इन सिम्टम्स का भी वेट नहीं करना होता, अपने को आफ्टर एज ऑफ 30 एक सर्वाइक पैप्समियर टेस्ट करवाना चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करके एवरी ईयर। अगर वो नेगेटिव है, एक बार नेगेटिव आ रहा है, इसके लिए एक तो पैप्समियर करवा सकते हैं, एक लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होती है, उसका ये एडवांटेज होता है, उसके साथ में हम HPV DNA टेस्ट भी कर लेते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपका पॉजिटिव आता है तो आपको अर्ली टेस्टिंग रिपीट करवानी होती है। अगर सारी चीजें नेगेटिव आ रही हैं तो आप एवरी 3 ईयर फिर भी आपको स्क्रीनिंग रखनी होती है। स्क्रीनिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है इसको प्रिवेंट करने का। जी, और मैम हम एक बार वॉशरूम हाइजीन के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ऑफिस में महिलाएं इतनी देर तक बैठती है, वॉशरूम यूज़ करती है, कई बार वॉशरूम गंदा होने से भी कई तरीके की UTI और बहुत सारे इन्फेक्शन है जो आज के दौर में कॉमन हो गए हैं। तो महिलाओं को एक वॉशरूम हाइजीन में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? वॉशरूम क्लीन होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से UTI या कई बार बहुत सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं अगर आप उस पर। और जनरली पब्लिक प्लेसेस पे मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि वेस्टर्न टॉयलेट ही नहीं होना चाहिए। जी, या फिर सैनिटाइजर्स आजकल आने लगे हैं, आज सैनिटाइजर भी आते हैं साथ में कि आप अपना स्प्रे करो और उसको यूज करो फिर। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए, महिलाओं के लिए कारगर साबित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। शुक्रिया।